So welcome back after the Diwali holidays, and we finished the chapter transport in plants. तो हमने यहाँ पर फिनिश किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। बिल्कुल डिस्कशन भी होगा, ठीक है, और क्वेश्चंस भी आपने कर लिए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये चैप्टर वाले पार्ट खत्म कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब छोटे छोटे 2 चैप्टर्स बचे रह गए फिजियोलॉजी के, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन भी है और ग्रोथ भी है, तो इन सबको फिनिश कर लेंगे, फिर लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे सबका एक साथ। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। द नेक्स्ट चैप्टर इज मिनरल न्यूट्रिशन। और मिनरल न्यूट्रिशन, ये जो मिनरल्स हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, ये मिनरल्स हमको भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए। ठीक है, तो ये मिनरल्स प्लांट को चाहिए, नहीं चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा एसेंशियल है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपने एक हर्बेशियस प्लांट को ले लिया। ठीक है, या तो आप ले सकते हैं हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट, ठीक है, या फिर इसकी जगह पर आप ले सकते हैं एक ग्रोइंग प्लांट पार्ट। तो हर्बेशियस प्लांट को या फिर ग्रोइंग प्लांट पार्ट को ले लिया। ठीक है, जब इसको आप ले लेंगे तो फिर आपने इसको क्या कर दिया, पूरे तरीके से आपने इसको सुखा दिया। ठीक है, सुखा दिया मतलब ड्राई आउट कर दिया। ड्राई आउट करना मतलब सुखा दिया। जब आप इसको सुखा देंगे तो सुखाने के बाद में जो बचेगा उसको आप क्या कहेंगे, ड्राई वेट। इसको कहा जाएगा ड्राई वेट। ठीक है, ड्राई वेट का मतलब यहां से क्या निकल गया, वाटर, और वाटर ही मेन कंपोनेंट होता है, तो वाटर जो 90% पार्ट था वो निकल गया। अब इसमें बचा क्या, क्या बचा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल्स बचे, वो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक, 2 तरह के मॉलिक्यूल्स यहां पर बच गए। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको और ज्यादा आपने हाई टेम्परेचर पर रखा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, या फिर आप कहेंगे एक तरीके से आपने बर्न कर दिया, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है, तो अगर आप इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे, इतने हाई टेम्परेचर पर रख देंगे, तो फिर इस प्लांट का क्या हो जाएगा, ऐश, इसके ऐश हो गए। ठीक है, तो जब प्लांट के ऐश हो गए तो ऐश में से क्या निकल चुका है, ऑर्गेनिक। किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी निकल गया, केवल इसमें क्या बचा हुआ है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो केवल यहां पर इनऑर्गेनिक पार्ट बचा हुआ है। अब इस इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या है, नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के लिए केमिकल एनालिसिस, टेंशन क्यों लेते हो भाई, केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस करेंगे, और केमिकल एनालिसिस में हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है। आप रिएक्शंस करिए, पता चल जाएगा कि केमिकल प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इस तरीके से जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो यहां पर पता चल गया कि एक एलिमेंट्स की लिस्ट यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
लेकिन क्या केवल प्रेजेंस ये डिसाइड कर सकता है कि ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है? केवल प्रेजेंस से ही पता चल सकता है क्या? प्रेजेंट होना एक अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट होना ये अलग बात है। तो यहां पर प्रेजेंट तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें से कितने एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट या एसेंशियल है, इस बात का पता लगाने के लिए एक और साइंटिस्ट को आना पड़ा, जो कि एक चैप्टर पहले हमसे मिले थे। उनका नाम है जूलियस वॉन सैश। इसको लिख लीजिए इतना। इतनी बात समझ में आई ऑनलाइन बच्चों? यस, क्लियर है? चलिए, अभिनव बाकी क्लियर है? अभिनव को क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए। हर्बेशियस प्लांट जानते हैं आप? छोटे सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स, उनको हम कहते हैं हर्बेशियस प्लांट। तो छोटा सॉफ्ट ग्रीन प्लांट ले लिया, या फिर किसी प्लांट का ग्रोइंग पार्ट ले लिया, ग्रोइंग पार्ट जो ग्रीन होगा, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट आपने ले लिया। फिर आपने क्या किया? ड्राई आउट, पूरे तरीके से आपने सुखा दिया। जब आप पूरे तरीके से सुखा देते हैं, ड्राई आउट कर देते हैं, तो ड्राई आउट करने के बाद में यहां पर जो बचेगा वो क्या होगा? दैट इज ड्राई वेट। क्या बचा? ड्राई वेट। तो यहां पर जो ड्राई वेट बचा वो क्या है? ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है? ठीक है, तो यहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप के कंपाउंड्स इस ड्राई वेट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये ड्राई वेट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, और फिर आपने क्या किया? इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, एक तरीके से आपने इसको बर्न कर दिया। इतने हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। तो जब ये बर्न हो गया तो इसमें से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो भी ऑक्सीडाइज कर गए, किसके फॉर्म में निकल गए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो जब निकल गए तो बचा क्या? जो बचा है वो है इनऑर्गेनिक पार्ट। अब इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या नहीं है, क्या है, इसका टेस्ट करने के लिए क्या किया गया? केमिकल एनालिसिस, और आपके पास में एक लिस्ट आ जाएगी केमिकल्स की। अब इन केमिकल्स में से कितने एसेंशियल हैं, कितने नॉन एसेंशियल हैं, इसके लिए यहां पर एक मेथड बताया था जूलियस वॉन सैश। ये बना लिया आपने? चलिए, तो यहां पर ये मेथड बताया है जूलियस वॉन सैश ने। जूलियस वॉन सैश ने एक अपरेटस दिया, दैट वाज हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स में इन्होंने एक प्लांट को ग्रो किया, और प्लांट को किस तरीके से ग्रो किया है? एक सॉयल लेस कल्चर में। ठीक है, तो यहां पर प्लांट को ग्रो करवाया गया एक सॉयल लेस कल्चर में। तो कुछ इस तरीके से
कुछ इस तरीके से यहां पर प्लांट को ग्रो करवाया गया। एक तरफ यहां पर इनलेट प्रेजेंट था। इनलेट किस चीज का? इनलेट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और दूसरी तरफ यहां पर आउटलेट है, ठीक। दिस इज द प्लांट, ये वो प्लांट है, ठीक है। इस तरीके से प्लांट लगा था, ठीक है। और यहां पर एयर के लिए व्यवस्था करी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट के रूट्स में भी लिविंग सेल्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते हैं रूट्स, लेकिन रेस्पिरेशन तो करेंगे, ठीक है। और प्लांट के रूट के सेल्स को रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एयर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर एक एयर का स्पार्जर लगाया गया है। जैसे कि आप में से ज्यादातर लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा, देखा एक्वेरियम? तो एक्वेरियम में भी ऐसी व्यवस्था रहती है, उसमें भी स्पार्जर रहता है, जैसे कि एयर के बबल्स निकलते रहते हैं, कुछ वैसा ही आप समझ लीजिए। तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को नाम क्या दिया गया है? हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स का मतलब क्या? सॉइल लेस कल्चर। तो यहां पर बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो किया गया है, एक कंटेनर के अंदर, एक टैंक के अंदर। इस टैंक के अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। एक साइड से वाटर प्लस मिनरल्स आ रहे हैं, इनलेट है, और दूसरी साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है आउटलेट है, ठीक है। प्लस यहां पर एक तरफ से एयर भी प्रोवाइड करी जा रही है। तो इसको आप क्या कह देंगे? हाइड्रोफोनिक्स। अब हाइड्रोफोनिक्स का फायदा क्या होगा? जब इन्होंने हाइड्रोफोनिक्स का एक्सपेरिमेंट किया, तो मान लीजिए इनको पता चला कि हमारे अगर 60 एलिमेंट्स हैं, उसमें से इन्होंने एक एलिमेंट को कम कर दिया, ठीक है। एक एलिमेंट को कम प्रोवाइड किया, और फिर कम प्रोवाइड करने पर प्लांट की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी पूरी स्टडी इन्होंने करी, ठीक है। कि क्या ये प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है बिना उस एलिमेंट के? क्या ये प्लांट फ्लावरिंग कर पा रहा है बिना उस एलिमेंट के? क्या ये प्लांट सीड्स को सेट कर पा रहा है बिना उस एलिमेंट के? अगर ये सभी काम करवा पा रहा है सुचारू रूप से, सारे काम वैसे ही चल रहे हैं, इसका जीवन दिनचर्या, तो इसका मतलब कि वो जो एलिमेंट इन्होंने नहीं दिया, वो एलिमेंट कैसा था? नॉन एसेंशियल था, ठीक है। और यहां पर अगर उस एलिमेंट को हटाते ही ऐसा लग रहा है कि प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पा रहा है, या फिर इसमें फ्लावर्स नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर इसमें सीड्स नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो एलिमेंट कैसा हो गया? एसेंशियल। तो अभी अभी जो आपने प्रोसेस लिखी थी, उसमें केमिकल एनालिसिस के बाद में जितने भी एलिमेंट्स मिले, उसमें से एक एक एलिमेंट को यहां पर कम दे करके टेस्टिंग करी गई और देखा गया कि क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके से पता चलता है एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। तो ये बात निकल करके आई कि यहां पर कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? देयर आर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। कितने एसेंशियल एलिमेंट हैं? 17 एसेंशियल, यस, एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, 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 ठीक है। तो इस तरीके से पता चला कि यहां पर 17 एसेंशियल एलिमेंट है। तो जो पूरी लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में एक एक एलिमेंट्स को आप कम करते रहे, देखते रहे, कम करते रहे, देखते रहे, और फिर छांट करके निकाले गए 17 एसेंशियल एलिमेंट, जो कि प्लांट की लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है। इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को आप कम करेंगे तो प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, या फिर उसमें सीड्स नहीं बन पाएंगे, या फिर फ्लावर्स नहीं बन पाएंगे, तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी, मेटाबॉलिज्म नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से डिसाइड हो गया कि यहाँ पर कितने एसेंशियल एलिमेंट हैं? 17 एसेंशियल एलिमेंट हैं। हाइड्रोफोनिक्स के एक्सपेरिमेंट का आजकल और भी यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अभी भी प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते हैं। या तो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी नहीं है, या तो सॉइल ऐसी नहीं है, बंजर भूमि है, ठीक है, वहां पर प्लांट्स नहीं ग्रो करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है सॉइल में, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे आप मिडिल ईस्ट वगैरह में देख लीजिए। तो वहां पर किस चीज को यूज किया जा रहा है? हाइड्रोफोनिक्स को यूज किया जा रहा है, सॉइललेस कल्चर किया जा रहा है। तो यहाँ ये बहुत सक्सेसफुल है उस एरिया में। तो इस तरीके से हाइड्रोफोनिक्स से आजकल क्या किया जाता है? कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो, सीडलेस ककंबर, ठीक है, और लेटुस। लेटुस आपने खाया है?
अगर आपने बर्गर खाया तो लेटस खाया। बर्गर में जो हरा पत्ता लगा रहता है सैलेड का, वो लेटस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है कि इसको हाइड्रोफोनिक्स को यूज किया जा रहा है आजकल कल्टीवेशन करने के लिए। किस किस चीज का कल्टीवेशन करने के लिए? टोमेटो है, सीडलेस ककंबर है और लेटस है। तो इन प्लांट्स को यहाँ पर कल्टीवेट भी किया जाता है इस टेक्निक को यूज करने के लिए। मतलब कि बहुत ही कारगर टेक्निक है और बहुत अच्छा यूज भी इसका हो रहा है। ठीक है, बना लीजिए इसको। ठीक, दैट वाज 60। यस। सबके लिए, सबके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्गी एंडिंग टू एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट्स हैं सबके लिए जरूरी है। तो इनको आप कहते हैं एसेंशियल। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनको आप एसेंशियल नहीं कहेंगे। चलिए, बना लिया, बन गया। चले आगे। तो ये तो बात हो गई हाइड्रोफोनिक्स के बारे में और इस तरीके से पता चला एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। अब यहां पर जिस तरीके से हाइड्रोफोनिक्स है, वैसे ही आजकल एक और तरीका चल रहा है एरोफोनिक्स का। एरोफोनिक्स का मतलब प्लांट को एयर में ग्रो करना। सीडलेस तो सॉइललेस तो दोनों ही है, लेकिन यहां पर एयर में भी ग्रो करवा सकते हैं। अब सोचिए एयर में कैसे ग्रो करवाएंगे? तो एयर में बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर आप मिनरल न्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर को यहाँ पर रूट्स के ऊपर स्प्रे करते रहेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर पर यहाँ पर रूट्स पर मिनरल न्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर को स्प्रे करवाया जाता है और प्लांट को एयर में ग्रो करवाया जाता है। उसका नाम है एरोफोनिक्स। ठीक है, तो जिस तरीके से हाइड्रोफोनिक्स है वैसे ही एरोफोनिक्स भी होता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है, स्प्रे कर दो वाटर, वाटर मिनरल्स। जो सूखे मिनरल्स हो ना फेंकोगे उसके ऊपर, सूखे मिनरल्स का वो क्या करेगा? वो खा भी नहीं पाएगा सूखे मिनरल्स। प्रोडक्टिविटी दोनों की है अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सक्सेसफुल हाइड्रोफोनिक्स है। ठीक है, हाँ ये ज्यादा सक्सेसफुल। चलिए, बना लिया इसको, चले आगे।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। क्या क्राइटेरिया सेट किया गया एसेंशियलिटी के लिए? कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं कि एसेंशियल है? भाई कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ मानक होगा, उसके आधार पर डिसाइड किया गया। तो क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया है एलिमेंट मस्ट बी एसेंशियल फॉर growth and reproduction of plant। तो प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करवाने के लिए एलिमेंट को अगर एसेंशियल पाया गया तो ऐसे एलिमेंट को आप क्या कह देंगे? एसेंशियल एलिमेंट कह देंगे। और इसी चीज में भाई ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की अगर बात हो गई, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कह दिया कि लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब लाइफ साइकिल, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फ्लावर, मतलब फ्लावरिंग के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है सीड सेटिंग, मतलब उसके लिए भी जरूरी है। इसका मतलब कि एसेंशियल एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग, कॉमा seed setting and completion of life cycle। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए एलिमेंट को जरूरी पाया गया, तभी कहा गया कि एलिमेंट क्या है? एसेंशियल है, जरूरी। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि इस एलिमेंट को कोई और एलिमेंट रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर आपसे कह दें कि प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम नहीं मिल रहा है सॉइल में, उसको मैग्नीशियम दे दिया कि जाओ भाई काम चला लो तुम, तो काम चला लेगा क्या? नहीं। तो इस तरीके से पता चला कि भाई ये एलिमेंट एसेंशियल था, कोई और एलिमेंट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है। तो एनी अदर एलिमेंट कैन नॉट रिप्लेस, एनी अदर element cannot replace essential element। ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया हो गया। नंबर 3, एक और क्राइटेरिया ये भी है कि यहां पर ये जो एलिमेंट है, दिस इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। ये सीधे तौर पर किसमें इन्वॉल्व है? मेटाबॉलिज्म। इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। और कई चीजें तो आपने भी देखी है भाई, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके एक्टिवेटर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एंजाइम्स ऐसे थे जिनका एक्टिवेटर एमजी था। ठीक है, या फिर फोटोसिंथेसिस में भी आपको दिखाई पड़ा रुबिस्को या पेप्केज, उसका भी एक्टिवेटर कौन था? एमजी था। तो इस तरीके से यहां पर अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म में, तब भी वो एसेंशियल है, क्योंकि अगर वो एलिमेंट नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। वो एंजाइम एक्टिवेट नहीं हुआ तो खाली वो स्टेप नहीं होगा, वो पूरा सीक्वेंस ही रुक जाएगा, क्योंकि सारी चीजें तो सीक्वेंस में चल रही हैं। अभी जब पूरी पिक्चर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ये तो पूरा सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में अगर एक भी स्टेप रुका तो पूरा सीक्वेंस मतलब पूरा मेटाबॉलिज्म ही ब्लॉक हो जाएगा एक तरीके से, तो लाइफ साइकिल ही बंद हो जाएगी। तो यहां पर ये सभी एलिमेंट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म में, उनको भी क्या माना जाएगा? एसेंशियल माना जाएगा। तो दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर एसेंशियलिटी। ये क्राइटेरिया है जो कि डिसाइड करता है कि वेदर द एलिमेंट इज एसेंशियल और नॉट। ठीक है। अब यहां पर जैसे कि भी एक बच्चे ने पूछा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि ये जो एलिमेंट्स जिनको आप एसेंशियल कह रहे हैं, ऐसा होगा कि ये एलिमेंट्स सभी प्लांट के लिए जरूरी है या फिर कुछ प्लांट के लिए जरूरी है, कुछ के लिए नहीं है? तो ये एकदम क्लियर अपने माइंड में रखिएगा कि ये सभी एलिमेंट्स सारे प्लांट्स के लिए एसेंशियल है,
सारे मतलब एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको चाहिए ही चाहिए। बिना इस एलिमेंट के किसी भी प्लांट की लाइफ कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आपको एलिमेंट मिल रहा है जो कि कुछ प्लांट्स के लिए जरूरी है और कुछ के लिए जरूरी नहीं है, तब उसको आप एसेंशियल कह पाएंगे क्या? नहीं, तब उसको आप एसेंशियल नहीं कहेंगे, तब उसको आप एक और टर्म लेते हैं, उसको आप कहेंगे बेनिफिशियल। बेनिफिशियल एलिमेंट। ठीक है, एसेंशियल शब्द और बेनिफिशियल शब्द में फर्क है। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी और बेनिफिशियल का मतलब है फायदेमंद, लाभकारी। तो ये फायदेमंद है, लेकिन ये क्या है? जरूरी है। तो जो चीज जरूरी है वो सबके लिए जरूरी है, सबको चाहिए। ठीक है, लेकिन बेनिफिशियल जो है वो कुछ के लिए है। ठीक है, सबके लिए नहीं है। तो यहां पर बेनिफिशियल एलिमेंट्स ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ प्लांट्स के लिए देखे गए कि भाई इनके लिए चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर बात चलती है सोडियम के बारे में। सोडियम यहां पर बेनिफिशियल माना जाता है फॉर एट्रीप्लेक्स। अब एट्रीप्लेक्स का नाम पहले आ चुका है, अगर ध्यान हो, पूरा नाम एट्रीप्लेक्स कॉन्फोर्टिफोलिया। और ये किसका एग्जाम्पल था? हेलोफाइट का। सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखने वाला प्लांट, ऑस्मोटिक प्रेशर 202 एटमॉस्फेयर्स। तो ये हेलोफाइट है। ये जिस सॉइल में रहता है उस सॉइल में सैलाइन कंडीशन है, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जब सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे में कोई नॉर्मल प्लांट वहां पर सर्वाइव ही नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल प्लांट को आप लगाएंगे तो बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है और ऑस्मोसिस बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, जिसको आप कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस, मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ सारा का सारा वाटर निकल जाएगा। तो ऐसा प्लांट डिहाइड्रेशन हो जाएगा प्लांट का, मतलब वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो नॉर्मल प्लांट इस सॉइल में सर्वाइव नहीं कर पाता है। एट्रीप्लेक्स कौन सी तरकीब लगाता है? एट्रीप्लेक्स अपने अंदर बहुत सारा सोडियम रखता है, और जब सोडियम ज्यादा रखेगा, बाहर से भी ज्यादा, तो जब बाहर से ज्यादा सोडियम अपने अंदर रखेगा, ऐसे में इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉइल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली इसके सर्वाइवल के लिए सोडियम का रोल है, लेकिन क्या बाकी प्लांट्स के लिए है? तो इसीलिए सोडियम को आप क्या कहेंगे? बेनिफिशियल कह देंगे, उसको आप एसेंशियल नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकी किसी को नहीं चाहिए, सब कहेंगे हटाओ सोडियम, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो जब सब प्लांट्स मना कर देंगे तो सोडियम को आप एसेंशियल नहीं कह पाए। तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि कुछ प्लांट्स को चाहिए वो क्या कहलाते हैं? बेनिफिशियल कहलाते हैं। जबकि वो एलिमेंट्स जो सभी प्लांट्स को चाहिए वो क्या कहलाते हैं? वो एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए सिलिका, ये किसके लिए चाहिए होता है? ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस की लीफ में आपको मिल जाता है। ठीक है, या फिर सेलेनियम, ये मिलता है एस्ट्रेगैलस में। ठीक है, या फिर आपको कोबाल्ट है, लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स कहने का मतलब जितनी भी दालों की फैमिली होती है, जितने भी दालों के नाम याद है, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ठीक है, वो सब लेगुमिनस प्लांट्स हैं। इसके अलावा गोल्ड, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, और इक्विसिटम। ठीक है, तो मस्टर्ड और इक्विसिटम, इनके लिए गोल्ड भी क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। ठीक है, कई लोग की आंखों में चमक आ गई, गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या? आप सोच रहे हैं सूटकेस लेके जाएंगे ऐसा काला चश्मा लगा के और टेंटन गोल्ड के बिस्किट्स निकालेंगे मिट्टी से, सूटकेस में रखेंगे, चल देंगे। देखो, सारी चीजें सॉइल से ही आ रही है, जो कुछ भी है सॉइल में है, लेकिन ये ट्रेसेस में है। बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी जाती हैं, उसमें से ट्रेसेस में चीजें निकलती हैं। बहुत लेंदी और लेबोरियस प्रोसेस होता है इनको एक्सट्रैक्ट करने का। तो चीजें सब वहीं पर है, सॉइल में ही है, लेकिन निकालने का तरीका बहुत कठिन है। ठीक है, तो यहां पर ये सब चीजें हैं जो कि जिनको आप कह सकते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, ये नोट कर लिया आपने? कर लीजिए नोट। एरेशन मतलब एयर दे रहे हैं, एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे एक्वेरियम में आप देखते हैं बबल्स देते रहते हैं, वैसे ही ग्रासेस की जो लीफ होती है, कभी आप टच करते हैं ग्रास की लीफ तो आपको हार्ड लगती है, तो वो इसी की वजह से होती है, सिलिकॉन की, मैकेनिकल सपोर्ट, हार्डनेस। बेटा एक्सपेरिमेंट होने पर बहुत सारे आपको पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन ये सभी एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल कितने हैं? केवल 17 है। निखिल, केवल 17 ही एलिमेंट एसेंशियल है, बाकी जो पीरियोडिक टेबल के सारे वो सब एसेंशियल नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया कि बेनिफिशियल कुछ के लिए हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं। सबके लिए जो चाहिए वही एसेंशियल है, और वो है 17। हाँ, गोल्ड इन मस्टर्ड। चलिए, लिख लिया आपने, ठीक है। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ये वाला हो गया। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी समझ में आ गया। ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं एसेंशियलिटी डिसाइड करने के लिए कि एलिमेंट एसेंशियल है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है, ठीक है, न्यूट्रिएंट लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, उसको प्रॉपरली एरेशन देना पड़ेगा, मतलब कि एयर सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी प्लांट की। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए एयर नहीं मिलेगी, और रूट्स में अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, रूट्स सड़ जाएंगे, तो रूट्स की डेथ होगी तो प्लांट की भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो सर्टेन अमाउंट तो करना ही है भाई, हर चीज जो दी जाती है कैलकुलेट करके दी जाती है। एक्सेसिव क्या एक्सेसिव? जब आपसे कह दिया कि एयर में भी आप ग्रो कर सकते हो, तो उससे ज्यादा क्या एक्सेसिव? ठीक है, तो ज्यादा एक्सेसिव तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया और बेनिफिशियल एलिमेंट, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी किया जाता है अलग अलग बेसिस पर। हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अलग अलग ग्रुप्स बना लिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि एक ग्रुप है, उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। अब स्ट्रक्चरल एलिमेंट में क्या आएगा? वही जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए, और स्ट्रक्चर किसका बना होगा? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, बताइए? कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे? यही एलिमेंट्स है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो कौन है स्ट्रक्चरल एलिमेंट? कौन है स्ट्रक्चरल एलिमेंट? कौन है स्ट्रक्चरल एलिमेंट? कौन है स्ट्रक्चरल एलिमेंट? ठीक है। फिर इसके अलावा आपको दिखाई पड़ते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि यहां पर एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ओवर हियर, एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स, और तमाम तरह के एक्टिवेटर्स आप भी जानते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेटर। सबसे कॉमन की बात की जाए तो एमजी है, ठीक है। अब एमजी यहां पर तमाम तरह के एंजाइम्स के एक्टिवेटर जो कि रेस्पिरेशन में यूज होते हैं, ठीक है, जैसे हेक्सोकाइनेज वगैरह, और बहुत सारे एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में आपने देखे थे, जैसे रोबेस्कोपेप्टेज, ठीक है। तो एमजी उनका एक्टिवेटर हो जाएगा। जिंक का नाम आपने देखा था, जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल
डिहाइड्रोजिनेज इन फर्मेंटेशन, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जिंक यहां पर एक्टिवेटर हो सकता है, या फिर मोलिब्डेनम, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजिनेज, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, एकोनिटेज के लिए एक्टिवेटर आयरन होता है, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज के लिए रेमन होता है। तो बहुत सारे आपने पढ़ रखे हैं। तो यहां पर एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स भी आपको मिल जाते हैं। फिर यहां पर एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड मिनरल्स। तो एनर्जी का संबंध किसके साथ में है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि एमजी। अब एमजी ही क्यों? क्योंकि एमजी आपको दिखाई पड़ता है क्लोरोफिल के पोरफायरिन हेड के सेंटर में। तो इसीलिए एमजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सारी की सारी जो जितनी भी आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की शुरुआत किससे हुई? लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के सेंटर में कौन? मैग्नीशियम। तो इसीलिए एमजी यहां पर एनर्जी रिलेटेड हो जाता है। इसके अलावा और किसी का नाम आएगा यहां पर? फास्फोरस। क्यों? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो फॉस्फेट मतलब फास्फोरस। तो यहां पर फास्फोरस और मैग्नीशियम, इनको किससे रिलेट किया गया? एनर्जी से रिलेट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स हैं, और यहां पर एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स। हाँ, ये वाला हो गया इधर, क्लियर है बेटा? यस, प्रकाश कुमार। एमजी क्लोरोफिल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। हो गया? बिल्कुल। ये हो गया इधर वाला बेनिफिशियल। ये हो गया स्ट्रक्चरल। ये हो गया एक्टिवेटर्स। ये हो गया एनर्जी रिलेटेड।
ओके चलिए, चलिए तो अब ये 17 एलिमेंट्स कौन से हैं? ये है वो 17 एलिमेंट्स। दीज आर द 17 एलिमेंट्स। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन। किसको चुप करा रहे हो भाई? मैं ही चुप हो जाऊंगा तो। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम। याद हो गया? बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। एक शहर में एक बंदा रहता था, उसका नाम था सी हॉपकिंस। सी हॉपकिंस, ठीक है। और सी हॉपकिंस एक कैफे चलाता था। कैफे जानते हैं? कैफे कॉफी का, ठीक है। तो कैफे चलाता था। अब क्या हुआ, उस शहर में दंगे भड़क गए। दंगे आप जानते हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। तो दंगे भड़क गए, दंगे भड़क गए और भीड़ इधर से उधर जा रही थी, ठीक है। तब तक सी हॉपकिंस के एक शुभचिंतक थे, ठीक है। उन्होंने फोन करके बताया कि भाई जल्दी से अपना कैफे बंद करो, क्योंकि भीड़ तुम्हारी तरफ, तुम्हारे कैफे की तरफ आ रही है। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना कैफे बंद किया। ये नजारा जो लोग देख रहे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, सी हॉपकिंस कैफे क्लोजिंग, मॉब कमिंग विद नाइफ एंड मशीन गन। तो एक झटके में तैयार हो गया। ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है फिजियोलॉजी का। कोई बात नहीं, चेक करो मशीन गन लेके तो नहीं आए। सी हॉपकिंस कैफे क्लोजिंग, मॉब कमिंग विद नाइफ एंड मशीन गन, ठीक है। मॉब का मतलब क्या है? भीड़, ठीक है। मॉब कमिंग विद नाइफ एंड मशीन गन, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स भी हैं। दो ग्रुप्स हैं, एक तो माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट का और एक मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट का, ठीक है। पहले इतना कर लीजिए। क्लियर हो गया? हम्म कमिंग। यस बेटा, अपने से बनाते हैं। थैंक यू। चलिए, लिख लिया आपने? याद हो गया बच्चों को? ठीक है। अपने डाउट्स अगर आप पूछें तो उसको भी थोड़ा सा स्पेसिफिक रखें, ठीक है। और ऐसे हैप्जर्ड डाउट्स ना पूछें व्हाट्सएप पे, क्योंकि कई चीजें एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होता है लिख करके।
ठीक है, तो आप थोड़ा सा लिखते समय क्वेश्चंस को स्पेसिफिक रहे, टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब यहां पर ये 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, यही है 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। इनमें से माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट। माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट कौन से होंगे? जो कम मात्रा में चाहिए। मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब यहां पर कौन से माइक्रो है, कौन से मैक्रो है? कैफे का रेनोवेशन करवाया गया, और रेनोवेशन करवाया गया तो कैफे के बीच में दीवार, कैफे के बीच में आपने दीवार बनवा दी। ठीक है, अब यहां पर इस दीवार के पहले जो कुछ है वो सब है मैक्रो, और इस दीवार के बाद जो है वो है माइक्रो, सिवाय किसके? मशीन गन, क्योंकि मशीन गन कोई छोटी मोटी चीज है क्या? मशीन गन बड़ी चीज है, तभी सर्कल किया। तो मशीन गन भी क्या है? मैक्रो। स्ट्रिक में तो लास्ट में आ रहा है, लेकिन सर्कल इसीलिए किया गया क्योंकि वो भी क्या है? मैक्रो। ठीक है, तो ये है मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, required more than 10 millimoles per kg dry weight। ठीक है, पर केजी ड्राई वेट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो पर केजी ड्राई वेट ऑफ प्लांट के हिसाब से 10 मिलीमोल से ज्यादा जिनकी जरूरत पड़ती है वो कहलाते हैं मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट। दूसरे होते हैं माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, जिनका रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल्स पर केजी ड्राई वेट से कम होता है वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट। जिनका रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल्स पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं? मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट। तो एक ही झटके में ना सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स आपको याद हो गए, साथ ही में माइक्रो और मैक्रो भी याद हो गए। ठीक है, 10 मिलीमोल्स मिनरल एलिमेंट्स की बात चल रही है कि पर केजी ड्राई वेट के हिसाब से जो मात्रा चाहिए वो 10 मिलीमोल से ज्यादा और 10 मिलीमोल। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, तो इनका रिक्वायरमेंट कितना होता है? अगर मान लेते हैं कि प्लांट का वेट है 10 केजीज, जो ड्राई वेट है वो कितना है? 10 केजीज। तो अगर 10 केजी ड्राई वेट है तो पर केजी के हिसाब से 10 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कितना? ठीक है, तो अगर 10 केजीज है तो 100 मिलीमोल से ज्यादा, तो इनका रिक्वायरमेंट 100 मिलीमोल से ज्यादा हो जाएगा इसके वेट के हिसाब से। ठीक है, वैसे ही उसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये अगर 5 किलो का प्लांट है, ड्राई वेट कितना है? 5 केजी। ठीक है, तो पर केजी के हिसाब से 10 मिलीमोल से कम चाहिए। ठीक है, मतलब कि 50 से कम। ठीक है, तो 50 मिलीमोल से कम ही इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, किसी एक एलिमेंट का 10 मिलीमोल मतलब 10 से ज्यादा चाहिए। 10 एक लिमिट बना दी ना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपकी खाली 10 पर हो जाए, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस 10 है तो सरवाइव करेगा, वो एक लिमिट है। ठीक है, आप लिमिट पर आ गए तो सरवाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, कंपनसेशन पॉइंट एक तरीके से। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, बस सर्वाइवल वाली बात आ जाएगी। तो जो ज्यादा चाहिए उसको आपको 10 से ज्यादा चाहिए, जो कम वाले हैं वो 10 पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, लेकिन जिनको ज्यादा चाहिए उनको 10 से ऊपर 11 12, ठीक है। सबका जो मैक्रो वाले हैं ये यहाँ पर 10 से ज्यादा चाहिए, और जो माइक्रो वाले हैं वो 10 से कम चाहिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट। ठीक, क्लियर, ठीक है। उत्सव कुमार कह रहे हैं मेरी भी एक ट्रिक है मैक्रो के लिए, कौन मांगे पीके कार सफर। चलिए अच्छी बात है, चलिए नोट कर लिया आपने, हो गया नोट पूरा क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर रोल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। तो हेडिंग डालिए रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तब एसेंशियल एलिमेंट का क्या रोल है, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स में अगर आप बात करें, सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं स्ट्रक्चर में इनका यूज होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इन एलिमेंट्स को नॉन मिनरल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, आउट ऑफ द कंप्लीट। तो पूरे 17 में से ये क्या कहलाते हैं, नॉन मिनरल। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी के जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो आयनिक फॉर्म में है, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। जब उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा तो जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयन के फॉर्म में होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होते हैं। इनको जब एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या तो वाटर के फॉर्म में, तो इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, नॉन मिनरल एलिमेंट्स। देखिए इनके बारे में एक लाइन, दीज आर नोन एज CHO, these are known as non-mineral elements because these are absorbed in non-ionic forms such as carbon dioxide and water, such as carbon dioxide and water, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर यहां पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस क्यों जरूरी है, फॉस्फोरस को आपने कहां पर देखा है, ठीक है। तो आपने देखा है इसको फॉस्फोलिपिड्स में, फॉस्फोलिपिड्स में भी तो फॉस्फोरस था, हेड में फॉस्फेट प्रेजेंट था, और एटीपी में तो है ही, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड्स कॉमन न्यूक्लिक एसिड्स, nucleic acids such as DNA and RNA। जब DNA RNA का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाग। तो इसी तरीके से ये फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट है, DNA RNA में प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ATP।
also the part of ATP. ठीक है. Next is potassium. पोटेशियम. अब पोटेशियम यहां पर कहां देखा था आपने? याद करिए, पोटेशियम कहां देखा था? इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग क्लोजिंग. इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग क्लोजिंग में प्रेजेंट था. ठीक है. पायरुवेट काइनेज एंजाइम का एक्टिवेटर भी था. ठीक है. तो इसके अलावा भी आपको कई जगह पर दिखाई पड़ता है. और ये जो पोटेशियम है ये एक तरीके से आपको ज्यादा अमाउंट में दिखाई पड़ेगा जो रेडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, बड्स होते हैं, न्यू लीव्स होते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा. ठीक है. तो एक लाइन लिखिए इसके बारे में. पोटेशियम is absorbed as K plus ion it is used in cation anion balance. It is used in cation anion balance. तो कैटायन एनायन बैलेंस में इसका यूज किया जाता है. ठीक है. इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग. स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग. Potassium is present in large amounts in meristematic tissues, new leaves, and buds, etc. Next, nitrogen. New leaves, buds, etc. ठीक है. नेक्स्ट है नाइट्रोजन. और अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे 17 एलिमेंट्स में से, तो 17 में से सबसे ज्यादा कौन सा चाहिए? नाइट्रोजन. आउट ऑफ दीज 17 एलिमेंट मैक्सिमम जो चाहिए वो कौन सा चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है. ठीक है. वैसे तो नाइट्रोजन बहुत प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. कितने परसेंट है? 78%. लेकिन जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? N2 के फॉर्म में. एंड N2 इज हाईली स्टेबल जस्ट लाइक इनर्ट गैसेस. आर्गन, जेनन, क्रिप्टन इनके जैसा है. तो उसको आप यूज नहीं कर सकते. प्रेजेंट तो बहुत सारा है लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है. तो हमारे काम के जो फॉर्म्स होते हैं नाइट्रोजन के, बहुत सिंपल फॉर्म्स होते हैं. नाइट्राइट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं. और ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ये हमारे बस की बात नहीं है. ये कौन करता है? बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया करता है सॉइल में. ठीक है. अब बैक्टीरिया ने सॉइल में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा, और उसके लिए बहुत मारामारी होती है क्योंकि सबको नाइट्रोजन चाहिए. बैक्टीरिया को खुद नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, एनिमल्स को नाइट्रोजन चाहिए, सबको चाहिए. तो सबको नाइट्रोजन चाहिए और इसीलिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाइट्रोजन की डिमांड ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? अमाइनो एसिड में तो नाइट्रोजन, प्रोटीन में तो नाइट्रोजन, विटामिन में तो नाइट्रोजन, ठीक है, हार्मोन्स में तो नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए में तो नाइट्रोजन. मतलब हर मॉलिक्यूल में लगभग आपको नाइट्रोजन, एंजाइम्स में तो नाइट्रोजन, हर मॉलिक्यूल में लगभग आपको नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है. तो डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन प्रेजेंट बहुत कम है. और इसीलिए प्लांट्स वगैरह इसको एब्जॉर्व करते रहते हैं. सॉइल में बहुत कम प्रेजेंट होता है. कंपटीशन होता है एक तरीके से नाइट्रोजन को लेकर के, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉइल में. तो इसीलिए बहुत कम नाइट्रोजन बचता है सॉइल में और लगातार फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन देना पड़ता है. ठीक है. तो यहां पर नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है. लिखिए, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म्स ऑफ nitrites and nitrates. It is present, it is absorbed in the form of nitrites and nitrates. It is present
in amino acids, comma proteins, comma enzymes, comma hormones, comma vitamins, comma nucleic acids like DNA, RNA. ठीक है, तो इस वजह से ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर, ठीक है, कैल्शियम। तो कैल्शियम कहां प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कहीं देखा आपने? कैल्शियम पैक्टेट मिडिल लेमिला में सीमेंटिंग मटेरियल, याद आया? तो कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, वो जरूरी है बहुत ज्यादा। और कैल्शियम इज बाइवेलेंट कैटायन, दो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं कैल्शियम के ऊपर, तो इसका भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पर कैटायन आयन बैलेंस करने में। प्लस साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैल्शियम मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका रोल वहां भी है। ठीक है, लिखिए, बायोटेक में पढ़ेंगे आप, तो यहां पर बायोटेक में भी आएगा। तो यहां पर कैल्शियम में लिखिए, इट इज एब्सॉर्ब्ड एज bivalent cation. It can be used for cation anion balance. It increases membrane permeability. Membrane permeability. And it is present in middle lamella as cementing material, calcium pactate. Calcium pactate. नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन का रोल ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, कहां देखा आपने? अरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फेरिडॉक्सिन, ठीक है, साइटोक्रोम, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरस फेरिक फॉर्म चेंज हो सकता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, दे सकता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आयरन का। इसके अलावा कई एंजाइम्स के एक्टिवेटर, जैसे एकोनिटेज का एक्टिवेटर है, ठीक है, और आपने कैटलेज पेरोक्सीडेज उसका भी एक्टिवेटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए आयरन, इट इज एक्टिवेटर of enzymes like catalase or peroxidase and aconitase. It has important role in electron transport system. Because it is present in ferredoxin, cytochrome. ठीक है, तो फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम, इन सब का पार्ट होता है। ठीक है, फिर यहां पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। अब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और क्लोरीन का रोल कहां पर रहेगा? अगेन कैटायन आयन बैलेंस, आपने स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग में देखा था इस चीज को। तो नेगेटिव चार्ज से भी आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव से बैलेंस कर सकते हैं, इससे भी करेंगे। ठीक है, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर cation anion balance
कैटायन एनायन बैलेंस। और एक और रोल आपने देखा है इसका, कहां देखा? वाटर स्प्लिटिंग में ऑक्सीजन रिलीज करवाने के लिए MnCaCl, ठीक है। लिखिए, इट इज यूज्ड इन वाटर स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज। हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? Mn का। और ये क्वेश्चन भी आपने किया था, अगर तीनों को कंपेयर करना पड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? Mn, ठीक है। फिर यहां पर नेक्स्ट आता है जिंक। नेक्स्ट है जिंक, ठीक है। और जिंक का रोल कहां पर आता है? जिंक का रोल आता है यहां पर, ठीक है। यहां पर आता है एक हार्मोन, ठीक है, एक हार्मोन है। उस हार्मोन को यहां पर सिंथेसाइज करने में आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। लिखिए, इट इज यूज्ड in biosynthesis of auxin, AUXIN, ऑक्सिन हार्मोन। तो प्लांट का एक हार्मोन है, आगे पढ़ेंगे आप। तो उसकी बायोसिंथेसिस में किसका रोल है? जिंक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड इट इज एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलिब्डेनम। अब मोलिब्डेनम को कहां यूज करते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, मोलिब्डेनम। इट हैज इंपॉर्टेंट रोल in nitrogen metabolism. It acts as metabolism. It acts as activator of nitrogenase and nitrate reductase enzyme. नेक्स्ट आता है बोरॉन। और बोरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब आप पढ़ेंगे 12th का एक चैप्टर है लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म। तो लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म में आप पढ़ेंगे जब पॉलिन ग्रेन बन जाता है, पॉलिनेशन होता है, पॉलिन ग्रेन किसी भी माध्यम से, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, एयर से, वाटर से, किसी से भी, कहां करके लैंड करता है? स्टिग्मा। तो जब वो स्टिग्मा पर आकर के लैंड करता है तो उस पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और वो पॉलन ट्यूब बनता है। और पॉलन ट्यूब कहां तक जाता है? ओव्यूल तक। तो उसके लिए भी आपको एक केमिकल होता है जिसको सेंस करते हुए जाता है, कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है, इसको जर्मिनेशन के लिए भी बोरॉन की जरूरत होती है। तो इसमें लिखिए बोरॉन में, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर pollen grain germination, pollen grain germination, प्लस इसका एक रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसलोकेशन में, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। It also helps in calcium ion uptake. तो कैल्शियम आयन के अपटेक में भी ये हेल्प करवाता है, ठीक है। तो इसके कई सारे रोल्स हैं, ठीक है। फिर यहां पर कॉपर। अब कॉपर को आपने कहां देखा?
कॉपर सेंटर, ईटीएस, वही काम जो आयरन करता है वही कॉपर भी कर सकता है, क्योंकि आयरन भी फेरस फेरिक में इंटर कन्वर्ट होता है और कॉपर भी क्यूप्रस क्यूप्रिक में इंटर कन्वर्ट होता है, मतलब वही चीज ये भी कर सकता है, इसीलिए ईटीएस में दोनों यूज किए जाते हैं। तो कॉपर हैज इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट system. It has important role in electron transport system. नेक्स्ट आता है Mn, ठीक है। और Mn का रोल क्या है, अभी बात हुई थी कि वाटर स्प्लिटिंग ऑक्सीजन रिलीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल Mn का ही है, ठीक है। Mn में लिखिए, इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर स्प्लिटिंग and oxygen release नेक्स्ट आता है निकल। तो निकल को कहीं आपने देखा? अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। निकल एक एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, एंजाइम का नाम है यूरिएज, यूरिया से बना यूरिएज, ठीक है। देखिए, इट इज एक्टिवेटर ऑफ यूरिएज, यूरिया के आगे एज लगा दीजिए, यूरिएज एंजाइम। और लास्ट में Mg, मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, सल्फर रह गया, तो सल्फर भी देख लेंगे लास्ट में। मैग्नीशियम के बारे में लिखिए, मैग्नीशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम तो ज्यादातर एंजाइम्स का एक्टिवेटर है। लिखिए, इट इज एक्टिवेटर ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, photosynthesis and DNA replication, पढ़ेंगे आप आगे, and DNA replication, ठीक है। इसके अलावा आपने इसका रोल एक जगह और देखा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में राइबोसोम के सब यूनिट्स किससे जुड़ते हैं, कितना कंसंट्रेशन, हाँ, तो वहां पर भी है मैग्नीशियम, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग सब यूनिट्स, it is used for joining subunits of ribosome. It is present in the center of porphyrin head of chlorophyll. फिर नेक्स्ट सल्फर। तो सल्फर यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है? सल्फर आपको दिखाई पड़ता है कुछ अमाइनो एसिड्स में जिनके नाम है सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन और मिथियोनिन, ठीक है, ये किसके नाम है? अमाइनो एसिड्स। तो मैंने आपको बताया था एक बार कि कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, 20 अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स हैं वो 26 अल्फाबेट हैं, ए से लेकर के जेड तक, और किसी भी वर्ड को आपको लिखना है तो इनमें से ही अल्फाबेट चूज करने पड़ेगी। वैसे ही अगर कोई प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए भी आपको कई तरह के अमाइनो एसिड्स लेने पड़ेंगे। अब अमाइनो एसिड में एक तो कांस्टेंट पार्ट होता है, सेंटर में अल्फा कार्बन है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ एसिड, तो आपने कह दिया अमाइनो एसिड। लेकिन एक तरफ आर चेन प्रेजेंट है, और वो आर चेन कैसी है? वेरिएबल है, तो आर चेन में ही वेरिएशन होता है। अब इस अमाइनो एसिड जिनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं, इनकी आर चेन में क्या प्रेजेंट है? सल्फर। इसीलिए इन अमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो लिखिए, सल्फर इज प्रेजेंट in cysteine and methionine.
ठीक है, तो इन अमीनो एसिड्स को आप क्या कह देंगे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और जिस प्रोटीन के अंदर सिस्टीन मिथ्योनिन प्रेजेंट होंगे उसके अंदर क्या प्रेजेंट होने की संभावना होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्रोटीन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड। और सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, डाइसल्फाइड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके कारण है, सिस्टीन और मिथियोनिन के कारण है। तो इसी वजह से जिस प्रोटीन में सिस्टीन मिथियोनिन प्रेजेंट है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड में के मिलने की भी संभावनाएं हैं। आगे लिखिए, द प्रोटीन containing cysteine and methionine will also have disulfide bond, will also have disulfide bond। ठीक है, तो जिस प्रोटीन में आपको ये मिलेगा उसमें आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मिलेगा। और बॉन्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है स्ट्रक्चर में, ये आप एंजाइम चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि पूरी चीज जो एक्टिव साइट वो सब बॉन्ड्स के कारण ही तो बनती है। ठीक है, तो यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके कारण होता है। इसके अलावा सल्फर कहां प्रेजेंट होता है, कुछ विटामिन में भी प्रेजेंट होता है। आगे लिखिए, इट इज प्रेजेंट इन विटामिन लाइक थियामिन, थियामिन। ठीक है, इसके अलावा बायोटिन, कोएंजाइम ए। तो ये इन विटामिन का भी पार्ट होता है। ठीक है, इन सब में भी आपको सल्फर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से सल्फर भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इनका रोल हो गया। अब यहां पर ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इनका लेवल सॉइल में क्रिटिकल लेवल के नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, और ऐसा अक्सर कुछ एलिमेंट्स के साथ में तो होता ही है। ठीक है, ये कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्रिटिकल लेवल के नीचे पहुंच जाएंगे, जिनको प्लांट्स ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो नाइट्रोजन तो पहले आप समझ गए, नाइट्रोजन है। इसके अलावा कौन सा है, पोटेशियम है और फास्फोरस है। ठीक है, तो एनपीके, नया पूरा कोटा। ठीक है, एनपीके, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स कहलाते। ठीक है, इनके बाद में एक हेडिंग डालिए, क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, फर्टिलाइजर का जो बैग होता है उस पर आप देखेंगे एनपीके लिखा होता है। ठीक है, तो वो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर उन्हीं की कमी पड़ती है सॉइल में और उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो बैग पर आप देखेंगे कभी फर्टिलाइजर्स पे लिखा रहता है एनपीके। ठीक है, तो क्रिटिकल एलिमेंट्स पे लिखिए, प्लांट्स रिक्वायर एनपीके in more amount, hence their level reaches below critical level in soil, and they are provided through fertilizers frequently। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जरूरत बार बार पड़ती है, सॉइल में सप्लाई किए जाते हैं बार बार, इनको कहा जाता है क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो क्रिटिकल लेवल क्या होता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी कम हो जाएगा तब उसको आप क्या कह देंगे कि क्रिटिकल लेवल से नीचे चला गया। अब क्रिटिकल लेवल से नीचे जाने का मतलब क्या, मतलब प्लांट को अब ये एलिमेंट जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में प्लांट्स में क्या शो हो जाएंगे,
डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, अब प्लांट्स में आपको दिखाई पड़ेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो यहां पर दो तरह की चीजें आती हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मोटाइल एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, दोनों के केस में हम देख लेते हैं। तो ये एक प्लांट है, तो ये एक प्लांट है और ये इसके ओल्ड प्लांट पार्ट्स। ठीक है, और ये है यंग प्लांट पार्ट्स। ठीक है, तो ओल्ड प्लांट पार्ट्स, यंग प्लांट पार्ट्स। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या हो जाएंगे, नॉन मोटाइल एलिमेंट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो हो जाएंगे मोटाइल एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन मोटाइल एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम। अब कैल्शियम को आप नॉन मोटाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि कैल्शियम किसका पार्ट बन जाएगा जाकर के, मिडिल लेमिला सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंट में चिपक गया दो सेल्स के बीच में। अब जरूरत भी है, आप उसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रक्चर का पार्ट बन चुका है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन मोटाइल एलिमेंट्स। ठीक है, फिर यहां पर अगर बात की जाए मोटाइल एलिमेंट्स, तो मोटाइल एलिमेंट्स में जिसको आप मूव करवा सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। ठीक है, इन सबको आप यहां पर मूव करवा सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये मोटाइल एलिमेंट्स हो जाएंगे। हाँ, बैलेंस करने के लिए वो तो ट्रेसेस में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर ये किसका पार्ट हो जाएगा जाकर के, स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है, तो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब होता क्या है, मान लीजिए कि आज की डेट में सॉइल में कमी हो गई कैल्शियम की, आज की डेट, पहले था, आज की डेट में जब कैल्शियम की कमी हो चुकी है सॉइल में, ऐसे में जो यंग पार्ट्स जो ग्रो कर रहे हैं, रेडिली सेल डिवीजन चल रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, उसको ज्यादा जरूरत है कैल्शियम की, पुराने पार्ट्स को, नए पार्ट्स को ज्यादा जरूरत। तो नए पार्ट को ज्यादा जरूरत है, मतलब कि कैल्शियम जो पुराने पार्ट में तो होगा, क्योंकि पहले था, आज नहीं है। तो पहले था मतलब कि यहां पर तो कैल्शियम प्रेजेंट है। अब यहां से निकाल करके कैल्शियम वहां तक पहुंचा पाएंगे क्या? नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उसको हमने स्ट्रक्चर में फिक्स कर दिया। तो जब स्ट्रक्चर में फिक्स कर दिया, यहां से आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि आज की डेट में अगर सॉइल में कैल्शियम की कमी है, तो इसकी कमी के सिम्टम्स पहले कहां उजागर होंगे, पहले कहां दिखाई पड़ेंगे, यंग प्लांट पार्ट्स में पहले आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, जो नॉन मोटाइल एलिमेंट्स होते हैं उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले कहां नजर आते हैं, यंग प्लांट पार्ट्स में नजर आते हैं। इसी का ठीक उल्टा आपको दिखाई पड़ेगा मोटाइल एलिमेंट्स के केस में। जो मोटाइल एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, नाइट्रोजन है। अब इसकी कमी आज की डेट में हो गई सॉइल में। ठीक है, तो इसकी कमी हो गई, यंग पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, रेडिली डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनको नाइट्रोजन चाहिए, पुराने पार्ट्स में तो रह गई। तो पुराने पार्ट से निकाल करके यंग पार्ट को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? तो पुराने पार्ट से निकाल करके यंग पार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में यंग पार्ट को नाइट्रोजन मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसकी कमी पहले कहां दिखाई पड़ेगी, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहां दिखाई पड़ेंगे, ओल्ड प्लांट पार्ट्स में पहले नजर आ जाएंगे। तो मोटाइल एसेंशियल एलिमेंट्स की जो कमी होती है, जो उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, वो ओल्ड प्लांट पार्ट्स में पहले नजर आते हैं। और इसी का ठीक उल्टा, जो नॉन मोटाइल एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स यंग प्लांट पार्ट्स में पहले नजर आते हैं। ठीक है, इसको आप बना लीजिए।
ऋतिक के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। टेबल पे खाना पहुंच रहा है, आप यहाँ पर हैं, बताइए, तो जल्दी लिखो फिर। चलिए इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।